कि उस सरकारी कर्मचारी पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, सारे धारा उस पे लगा दो। लेकिन जो देश बेच रहा है, जो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के आया था, उस पे देशद्रोह क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी जी, योगी जी, मेरे लिए देश नहीं है, मेरे लिए देश भारत है। और भारत के अंदर में जो क्या चल रहा है उसको मापने के लिए लोकतंत्र में स्तंभ बने हुए थे। जी कहते हैं कपड़े से पहचानते हैं, योगी जी कहते हैं 80-20 की राजनीति, 80-20 का इस बार दांव लगा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिसके हाथ में शासन है, अगर वही जाति पाति की बात करेगा तो नीचे वाले तो लोग करेंगे। और ये कितने गुमराह है, इनको देश की हकीकत नहीं पता है कि देश का नब्ज आखिर चला कहां गया है। देश की गरीब जनताओं का पैसा का तो पतंग बना दिया गया है। और आप अगर आप सरकारी कर्मचारियों का यहां विरोध करने के लिए बैठे हैं, उनको कहते हैं कि वो काम नहीं करते होंगे, मानता हूं, लेकिन वो तो 500,000 रुपए देने पे काम भी कर देते हैं। यहाँ तो लाखों करोड़, लाख करोड़ रुपए चपत लगा दिए गए। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जब कोरोना था तो कोई भी प्राइवेट का कोई आदमी किसी को लाने नहीं जा रहा था। वो सरकारी हवाई जहाज ही थी, एयर इंडिया की, उस टाइम में जो लोगों को ढो रही थी। वो सरकारी बैंक कर्मचारी ही थे जो लोगों की सेवा कर रहे थे। वो सरकारी हेल्थ वर्कर्स ही थे जो लोगों की जान बचा रहे थे। दोस्तों नमस्कार। इस देश में जनता का मुद्दा गायब हो चुका है। इस देश में खास करके धर्म जाति के नाम पे जो राजनीति चल रही है, जहाँ पे जनता की सरोकार का मुद्दा, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, नौजवानों की नौकरी हो, जो एक मूल मुद्दा इस देश का पहले चुनाव में हुआ करता था, वो मुद्दा आज के वक्त गायब हो चुका है। और उस जगह पे हिंदू मुसलमान जाति के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करना, उसका मुद्दा बना के और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती है और कुर्सी पाने में शायद कामयाब भी हो जाती है। हमारे साथ कुछ सज्जन हैं जो करीब करीब 12-साढ़े 1200 किलोमीटर चल के दिल्ली पहुंचे हैं जंतर मंतर पे। और जो दिल्ली से दूर रहते हैं उनको लगता है कि जंतर मंतर पे वही सब कुछ है जैसे पहले हुआ करता था, कि कोई एक आदमी आके भी आवाज उठाए तो लोगों की आवाज सुनी जाती थी। लेकिन मुझे पता नहीं, ये लोग पैदल चल के 38 दिनों की पैदल यात्रा करी है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से चल के दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हैं। मुद्दा क्या है, इनसे ही सुनते हैं कि आखिर क्यों 38 दिनों की यात्रा करके और दिल्ली पहुंचे हैं आप लोग, किस लिए इस दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हुए हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो 5 विषय को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। और स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है और सारे विभागों की बात किया जाए तो, लेकिन मुख्य मांग हमने रखा है मुजफ्फरपुर के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, खुद अपने मुंह से जनमानस के बीच बोला था कि हम वहाँ के एयरपोर्ट को बनाएंगे, लेकिन 8-10 साल हो गए, आज तक वहाँ का एयरपोर्ट नहीं बना है। तो ये मांग हम अपने मुजफ्फरपुर के लेकर के आए हैं। और बाकी और भी 4 मांगे हैं जो राष्ट्रहित में है। किसी भी सरकारी विभाग में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, उनका उद्देश्य अब सेवा करना नहीं रह गया। उनका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 ही उद्देश्य बचा हुआ है, कि किसी तरह नौकरी को बचाना है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही किया जाए। बस मात्र 2 चीज़ें है। यहाँ पे 1 मिनट रुकूंगा। और राजनीति में लोग क्या कर रहे हैं? सेम काम नहीं कर रहे हैं। जिनका जो सेवा भावना के नाम पे आते हैं और जिनकी संपत्ति किसी की 20 गुना, किसी की 25 गुना पड़ जाती है, जब वो अगली चुनाव लड़ने के लिए एफिडेविट देते हैं, तो वो जनता सेवा के नाम पे तो वो भी आते हैं और वो देश को लूट करके अपना संपत्ति 50 गुना बढ़ा जाते हैं। आप सरकारी नौकरों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देश का नेता जो चुन के आता है और मंत्री बन जाता है अलग अलग विभागों में, वो मंत्री क्या करता है? सबसे बड़ा जन सेवा का नाम लेके आपसे वोट तो वो लेता है। सरकारी विभाग, आज जितने भी सरकारी कंपनियां, उनको प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। आपके दिमाग में एक चीज़ है कि सरकारी नौकरी वाले काम नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ तो बेचा ही जा रहा है जो आपके पैसे से बने थे। आप जो नमक खरीदे थे उस पर भी टैक्स दिया था, उसके पैसे से बने थे। तो ये जो नेता आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इसमें गुनाहगार, असल गुनाहगार है कौन? देखिए, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। कुछ नेता भी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है कि नेता गलत नहीं कर रहे हैं। तो जो नेता गलत कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने मुद्दा लेकर के आया है, तो सारे मुद्दा तो बहुत सारे हो सकते हैं। मुद्दा क्योंकि ये जनता तक आवाज जाएगी। आप एक बात बताइए, जो शख्स भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई का नाम लेके गद्दी पे बैठता है, उसके मुंह से महंगाई का म नहीं निकलता, भ्रष्टाचार का भ नहीं निकलता, तो नीचे वाले बैठ के क्या करेंगे? जैसा देखेंगे वैसा ही तो वो भी करेंगे ना।
नहीं, ठीक है, बात आपकी सही है। तो हम अभी पहले ही बोले हैं कि मुद्दा बहुत सारे हैं देश के लिए, लेकिन हम जो लेकर के आए हैं मुद्दा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर वैसे भी अगर कोई मंत्री हैं, कोई नेता हैं, वो गलत कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होता ही है, होना भी चाहिए। और उन पे खास करके जो जिसके कारण, चाहे नेता हो या सरकारी नौकरी वाले करने वाले हों, उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उनके कारण राष्ट्र के आय में क्षति होता है, आय की हानि होती है। तो ये मुद्दा बनता भी, कानून लॉ में भी प्रोविजन है कि अगर राष्ट्रीय आय का क्षति होता है तो वहाँ पे राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। तो बहुत बढ़िया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन सवाल ये है कि उस सरकारी कर्मचारी पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, सारे धारा उस पे लगा दो। लेकिन जो देश बेच रहा है, जो देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा के आया था, उस पे देशद्रोह क्यों नहीं होना चाहिए? जो अपने मित्रों का बिना किसी नियम कानून के 10-10 लाख करोड़ भारत देश की गरीब जनताओं का पैसा वो जो जमा करते हैं और मित्रों का लोन माफ कर दिया जाता है, और आप अगर 20,000 रुपए लोन ले लीजिए तो बिहार में आपकी बकरी और गाय खोल के ले जाएंगे। उस पे देशद्रोह का केस क्यों नहीं होना चाहिए? एक तरफा बात क्यों? देशद्रोह का केस तो उस पे होना चाहिए जिसके हाथ में देश चलाना आपने दिया था, और देश चलाने के बजाय जब वो भ्रष्टाचार करेगा तो नीचे वाला क्या चुप बैठेंगे? मान लीजिए मैं एक पिता हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा? अगर ऊपर वाला भ्रष्टाचार कर रहा है तो नीचे वाला को कौन रोकेगा? वो तो आपसे 500, 200, 1000 रुपए घूस मांगते होंगे। यहां तो लाखों करोड़ रुपए देश का बर्बाद कर दिया जा रहा है, उसका क्या करेंगे आप? एक तरफा बात नहीं होगा, बात दोनों पक्ष की होनी चाहिए ना, क्योंकि देश को संभालने की जिम्मेवारी आप जिसको चुनते हैं उसको दी है। आप जंतर मंतर पे आए हैं 38 दिन की यात्रा करके बैठने के लिए, यहां कौन सुनेगा आपकी? यहां हजारों लोग बैठे हैं, रोज बैठते हैं। मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है कि आप समझ रहे हैं कि आज जंतर मंतर वही है, और आप जैसे लोग, कई लोग, कोई आंध्रा से आके बैठता है, कोई साउथ से आके बैठ जाता है, समझ में नहीं आती लोगों को, सुनने वाला कोई नहीं है। आपको जब तक कोई दिखाएगा नहीं तब तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? और कौन मंत्री यहां बैठा हुआ है आपको सुनने के लिए? मंत्री नहीं है, ये तो आप लोगों के माध्यम से ही आवाज़ हमारे देश तक पहुंचेगी। और आपने जो अभी बोला कि पैसा, जो मंत्री हैं जिनको देश ने चुना है वो पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, तो ये तो मुझे इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। नहीं तो छठा मुद्दा ये भी रहता अगर जानकारी होती, और सही है या गलत ये भी मुझे पता नहीं। तो मैं आपको ऑन कैमरा जानकारी देता हूं और ऑन रिकॉर्ड देता हूं, सरकारी आंकड़ा का जानकारी देता हूं, आरबीआई का जानकारी देता हूं, आरटीआई की जानकारी है। पिछले 8 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया धन्ना सेठों के माफ कर दिए गए। 11 लाख करोड़ रुपया बोलने में भी जवान लड़खड़ा जाती है। 5 करोड़ यहां गिनने रख दो ना तो शाम हो जाएगी गिनते गिनते। 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है। बैंक का एनपीए जो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट था 2014 में 2.5 लाख करोड़, वो आज 25 लाख करोड़ पहुंच गया है। इस देश की गरीब जनताओं का पैसा का तो पतंग बना दिया गया है। और आप अगर आप सरकारी कर्मचारियों का यहाँ विरोध करने के लिए बैठे हैं, उनको कहते हैं कि वो काम नहीं करते होंगे, मानता हूं, लेकिन वो तो 500,000 रुपए देने पे काम भी कर देते हैं। यहाँ तो लाखों करोड़, लाख करोड़ रुपए चपत लगा दिए गए। उसका क्या होगा? आपको जानकारी तो पहले लेके बैठो करो ना। फिर आपको जानकारी क्यों नहीं है? देश के जनता हो, आप नमक खरीदते हो, उस पर टैक्स देते हो, कफन खरीदोगे कल को उस पर भी जीएसटी दोगे, वो पैसा कहां जा रहा है? देखिए, हर सरकार का अपना पॉलिसी होता है। तो उन्होंने, अगर किसी ने माफ़ किया है, टैक्स को माफ़ किया है, तो क्या पॉलिसी है? टैक्स नहीं, मित्रों के लोन माफ किए हैं। तो ये तो मतलब कोई पॉलिसी होगा उनका, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। अगर ऐसा किया गया है तो गलत हुआ है, ये भी गलत हुआ है। लेकिन मैं अभी जो आया हूँ 1064 किलोमीटर से पैदल चल के, तो हमने पहले भी बोला है कि मैं अभी एट प्रेजेंट अपने इन्हीं 5 मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, और बाकी मुद्दे फिर आगे, बहुत लंबा कार्यकाल है, बहुत लंबा समय है। लेकिन पहले तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है ना, क्योंकि हम वहां से लेकर चले हैं 5 मुद्दों को, फिर उसमें अगर रास्ते से भटक जाएंगे तो फिर मेरा मुद्दा भटक जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे रोक के दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अपने हर प्रोग्राम में आप लोगों को बताता हूँ। जो ये मुजफ्फरपुर कह लीजिए, या मैं खास करके कहूँगा जो ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी है ना, और भारत की आत्मा गांव में बसती है, और भारत की जो गद्दी पे बैठता है उसको कुर्सी पे पहुंचाने वाले ये गांव के लोग होते हैं, उनको सच्चाई पता ही नहीं है देश का, और गोदी मीडिया दिखाती नहीं है। गोदी मीडिया गुणगान में लगी हुई है। देश का नब्ज गोदी मीडिया का काम था सवाल पूछना, आंकड़ों पे, तथ्यों पे एक एक सवाल रखना ऑन कैमरा, टीवी के ऊपर में, जो गायब हो चुका है। और ये कितने गुमराह हैं, इनको देश की हकीकत नहीं पता है कि देश का नब्ज आखिर
चला कहां गया है? 2016 में 8 नवंबर 2016 वो नोटबंदी की दिन याद है। ये भ्रष्टाचार के लिए आज ही बैठे हैं। सरकारी लोग काम नहीं करते, मान लीजिए घूस लेते होंगे, ये करते होंगे। भ्रष्टाचार में देश कहां पहुंच गया, इनको आंकड़ा पता नहीं। आज किस तरह से देश में गरीब जनता का पैसा, जो नमक खरीदते हैं, एक गरीब से गरीब आदमी जो कम से कम नमक खरीदने के काबिल बचा है, उस नमक के ऊपर जो जीएसटी लगता है, वो टैक्स का पैसा मित्रों को किस तरह से उस पर लुटाया जा रहा है, ये इनको पता नहीं है। यानी कि जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, बेरोजगारी में भारत का आजादी से पहले वाले हाल में पहुंच गया, इनको नहीं पता। महंगाई में भारत कहां पहुंच गया, इनको नहीं पता। लेकिन इनकी अपनी गुस्सा अपनी जगह जायज है, क्योंकि इनको लगता है जो इनको सामने दिखता है वो गलत है। लेकिन उस सामने वाले को चलाने के लिए जिसको इन्होंने चुना, वो क्या कर रहा है, ये इनको तभी पता चलेगा जब इनके सामने में सही इंफॉर्मेशन देने वाला कोई बैठेगा और सही चीजें मीडिया में दिखाई जाएगी। मीडिया कहां, अब तो कॉर्पोरेट मीडिया 70-80% से ज्यादा मीडिया में तो कॉर्पोरेट के पैसे लगे हैं, और उस कॉर्पोरेट के पैसे लगे हैं जिस कॉर्पोरेट को दिन दोगुना और रात 1000 गुना प्रॉफिट ये सरकार पहुंचा रही है। तो वो कॉर्पोरेट मीडिया इनकी बात दिखाएगी कहां। खैर, और क्या मुद्दा है आपके? अभी आपने जो बोला उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने जो फील किया है कि वर्तमान सरकार में, आप तो कह रहे हैं ठीक है कि उन्होंने माफ़ किया, क्या किया, बट वर्तमान गवर्नमेंट में देश तरक्की पे गया है। तो जो इतनी सारी बहुत सारी कमियां होती है और धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी हो रहा है। हम लोग वहाँ से आए हैं सर विषय को लेकर के कि सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार को, चूँकि विषय बहुत बड़ा है, एक विषय तो है नहीं, तो ये विषय को अगर हम याद दिलाते हैं तो निश्चित रूप से उस मामले पर संज्ञान लेते हुए काम किया जाएगा। तो सरकार पर जितना आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरकार के काम से, कार्यकाल से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। और रही बात विषयों की, तो एक बार तो पूरा विषय खत्म नहीं हो सकता है, सॉल्व नहीं हो सकता है। बहुत एक नहीं है, हम तो 5 विषय को लेकर के आए हैं, हजारों विषय हैं, तो उतने विषय को एक साथ लेकर के चलना। बात है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप अपनी जो समस्या है वो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये 5 एक बिंदु तो हमने वो रखा। दूसरा विषय है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, इसका पूरा विश्व सम्मान करता है। और हमारा देश जो है पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में पीछे उलझा हुआ है। तो हमने दूसरा मांग रखा है कि जो भी इलीगल रिलेशनशिप हो, जैसे लिव इन रिलेशनशिप है या समलैंगिक रिलेशनशिप को जो मान्यता दिया गया है, वैसे कानून को रद्द करके और इस तरह के घिनौने रिलेशनशिप बनाने वाले पर कड़ा कानून लागू हो और उनको, इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे मोटिवेटर का व्यवस्था किया जाए, जो कम से कम नए युवकों को मोटिवेट करे, ताकि जो आज जो देश की स्थिति है, जो भी हमारे वर्कर या नेता, जो भी आपके शब्दों में नेता हम अधिकारी बोले हैं, नया जो भी बने वो गलत नहीं हो, वो कम से कम अच्छे विचारधारा का हो और अपना अस्तित्व को समझे। ये मुख्य रूप से यही 4-5 मुद्दा लेकर के हम। अभी आप ऑफ द कैमरा जाति की बात कर रहे थे, जातिवाद जो हो रहा है, कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल। और ये 5वां मुद्दा है जो जातिवाद। कुछ लोग टारगेटेड मतलब समाज को बिखंडर तोड़ने का काम करते हैं, भारत की अखंडता को ख़त्म करने का काम करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। वो सब अपना पॉलिटिकल स्वार्थ, विशेष करके राजनीति में ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो वैसे लोग जो विशेष करके जात पात को तोड़ने का काम करते हैं, जाति को अलग अलग करने का काम करते हैं, तो उनको चिन्हित करके और उनके लिए, वैसे व्यक्तियों के लिए कानून बने और उन पर कार्रवाई किया जाए। जात पात तो सबसे ज़्यादा मौजूदा सरकार कर रही है और उसके मंत्री जात पात की बात करते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, यूपी का इलेक्शन चल रहा था, योगी जी ने 80-20 का चर्चा किया, वो 20% कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार अगर जात पात करती है तो किसी जाति का सपोर्ट करती है, किसका विरोध करती है, थोड़ा आप हम जानना चाहते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास तो सारे आंकड़े हैं। मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर सारे आंकड़े बताऊंगा, लेकिन मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि जाति पाति कौन कर रहा है, जातिवाद कौन कर रहा है? देखिए, जातिवाद करने वाले बहुत सारे पॉलिटिशियन, लेकिन वर्तमान सरकार की जो बात बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कोई जात पात नहीं कर। ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार, ये सभी जाति, सभी धर्म को लोगों को लेकर के चल रहा है और सभी लोगों का काम कर रहा है। अब मैं इस पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट पे नहीं लगा रहा। चलिए, मोदी जी कहते हैं कपड़े से पहचानते हैं, योगी जी कहते हैं 80-20 की राजनीति, 80-20 का इस बार दाव लगा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ
मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिसके हाथ में शासन है, अगर वही जाति पाति की बात करेगा तो नीचे वाले तो लोग करेंगे ही। तो इसमें आप कहेंगे, मैं फिर वही आता हूं, जिसको चुनते हैं हम, शासक वो होता है जिसके लिए सब समान होता है, ठीक है ना। अगर शासक दृढ़ता से ये निश्चय ले लेगा कि इस देश में जो भारत की एकता और अखंडता है, इसके ऊपर जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये काम तो सरकार का है ना। लेकिन जब सरकार के मंत्री ऐसे भाषण देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उनके भाषण से प्रेरित होकर जो उनके पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उन्माद मचाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो झेलना तो हमें आपको पड़ता है ना इस समाज में। नहीं ठीक है, हम बोले हैं कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो गलत कर रहे हैं, लेकिन बात रही मोदी जी और योगी जी की बात, तो है तो आप कभी जाइए उनके गोरख धाम आश्रम में, तो वहाँ आपको देखने से पता चल जाएगा कि वहाँ कोई जाति या धर्मीय भेद नहीं है। सभी जाति सभी धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं और सभी लोग समान होता है। सर मैं आपको ये बता दूं, लोग एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, मोदी जी योगी जी मेरे लिए देश नहीं है, मेरे लिए देश भारत है। और भारत के अंदर में जो क्या चल रहा है उसको मापने के लिए लोकतंत्र में स्तंभ बने हुए थे। एक मिनट, कोई बात, बाहर से नहीं। जो स्तंभ बने हुए हैं, उस स्तंभ के जो पैमाना उसको करना है, पैमाइश करनी है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हम भारत के उस पैमाइश के बदौलत बात करते हैं। चाहे मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कोई लिखवा के तो भारत अपने नाम से आया नहीं है, कल को कोई और होगा, पहले कोई और थे। मकसद होता है, एक जो देशभक्त है वो देश की मीटर्स को देखता है कि हमारा पैमाना किधर जा रहा है। जिसको हमने चुना है उसके काम को परखने के लिए लोकतंत्र में कुछ स्तंभ बनाए गए थे, जिसको आज की डेट में डैमेज किया जा रहा है, आंकड़ा नहीं आने दिया जाता। तभी जो छन छन के आंकड़े आते हैं, हम उस बेस पे बात करते हैं। हमारे लिए, मैं कहना ये चाहता हूं, कोई मंत्री कोई नेता हमारे लिए देश नहीं हो सकता। देश हमारे लिए भारत है। इस भारत पे आज मोदी जी हैं, कल को कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कल को ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। देश तो किसी के नाम नहीं है ना। मैं दो बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहले बात कि मेरे नज़र में जो वर्तमान सरकार है सब लोग को मिलाकर चल रही है। दूसरी बात है कि ये दूसरा टर्म है भाजपा गवर्नमेंट का, मोदी जी का। तो यहाँ की जो जिस तरह से बहुमत मिला है, मेरे मतलब जितना मेरा याददाश्त है, इतना बड़ा बहुमत पहले किसी को नहीं मिला समय मेरे नहीं मिला। आप भूल रहे हैं, कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी। नहीं, उस समय में आप इतिहास की बात करें, मैं बता रहा हूँ ना, मिली थी। मतलब इनको तो 1-2 बार मिला है, उसको 4-4 बार मिला। मैं तब से बात करूँ जब से मैं देख रहा हूँ, मतलब जागरूक हुआ हूँ, तो इतना बड़ा बहुमत जबरदस्ती नहीं लिया है यहाँ। चूंकि एक बार सरकार गलती से बन सकती है, चूंकि जनता एक्सेप्ट किया है। ऐसे ही सीट बिहार में 39 सीट मिला था भाजपा को केंद्रीय इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं से जनता एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं सरकार, मेरे नज़र में भी सरकार सही है, काम सही कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं वोट भी देता हूँ भाजपा को। लेकिन जहाँ मुझे गलती लगता है तो मैं आंदोलन करता हूँ, चाहे आप मेरे सगे भाई ही क्यों न रहो। जो गलत आप करोगे तो करो, मैं करूँगा, बोलूँगा, तो मैं वही करने आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि भाजपा, मोदी सरकार, नॉट भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो है ये विषय को निश्चित रूप से सही करेगी, जो हमने डिमांड रखा है। और उसका मतलब जो भी 5 मेरा मुद्दा है सरकार से, उस पर विचार जरूर करेगी। आपको नहीं लगता, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको जो 38 दिनों की यात्रा करके आनी पड़ी, अगर इस देश का जो काम था, जो चौथा स्तंभ मीडिया का, जो एक तरफा आज की डेट में बोलती है, सरकार का झुंझुना बजाती है, आम जनता का झुंझुना बजाए ना। आप वहीं से बैठ के अगर सही से मीडिया में 4 मीडिया में चल जाती तो आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जो भी ग्रीवांसेस थे, जो भी शिकायत थी, आप बताइए, 38 दिनों की यात्रा करी है। हम सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, 105 किलोमीटर तो हाँफने लगते हैं खाली पैर। आप 38 दिन चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई तीर्थ करने तो आए नहीं, अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो वहीं जहाँ पे, जिस एरिया में भी इंसान है, जहाँ पे उसको दिक्कत होती है, जो मीडिया का काम है कि वहीं पे बैठे बैठे अगर आपकी आवाज़ को दिखाता तो शायद यहाँ आप बैठे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं तो चौथा स्तंभ की कमी है ना, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं आज। मीडिया के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे,
बहुत क्या, कुछ भी नहीं बोलेंगे, चूँकि ये चौथा स्तंभ है और एक सही में कम्युनिकेट, एक दूसरे का मतलब सरकार से आम जनता तक के बीच का कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। लेकिन अगर मीडिया सही विषय को नहीं उछाल रहा है, सही विषय को नहीं चला रहा है, तो इसमें सरकार दोषी नहीं है। आप इस पर सरकार को मत कोसो आप। नहीं, मैं सरकार के तो कह, मैं मीडिया की बात करूँ। हाँ, सरकार छोड़ दो, तो कोई ये बात नहीं। अब हम क्या करें, मीडिया के खिलाफ तो हम आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, पॉइंट मुद्दा में भी नहीं है, तो हम मीडिया को अपना काम करना चाहिए। चलिए, आप भी इन्हीं के साथ आए हैं। जी सर, हम भी इन्हीं के साथ आए हैं। मेरा नाम महंत मृत्युंजय दास हुआ क्या संदेश देना चाहेंगे आप इतनी दूर से आकर के? मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ, बोलिए आप। और हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारे माननीय जिला पार्षद महोदय ने जो भी अपने 5 सदस्यीय माने 5 सूत्री मांग रखी है, उसको हम अपने साथी अभय कुमार और शुभम कुमार के साथ इस 38 दिनों की यात्रा तय करके सरकार के पास पहुँचे हैं आज जंतर मंतर पर। और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरी करे, और समाज में जिस प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो रही है और जिस प्रकार द्वेषता उत्पन्न हो रहा है, वे द्वेषता समाप्त करने की दिशा में जो भी कठोर से कठोर उपाय करना पड़े, कानून बनाना पड़े, वो कठोर से कठोर कानून बना करके उपाय करके उसको दूर करें। तो चलिए, शुभकामनाएं मैं इनको देता हूं, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और इनकी आवाज़ आगे तक पहुंच जाए, ये कोशिश रहेगी। लेकिन जो इनका मुद्दा है और जिस मुद्दे पे के लिए यहाँ पे आए हैं, उसमें बहुत अहम मुद्दा है इनका। एक तो जातिवाद वाला मुद्दा ये खुद कह रहे हैं, और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार से सरकारी ऑफिस में, ठीक है ना, इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जब कोरोना था तो कोई भी प्राइवेट का कोई आदमी किसी को लाने नहीं जा रहा था। वो सरकारी हवाई जहाज़ ही थी, एयर इंडिया की, उस टाइम में जो लोगों को ढो रही थी। वो सरकारी बैंक कर्मचारी ही थे जो लोगों की सेवा कर रहे थे। वो सरकारी हेल्थ वर्कर्स ही थे जो लोगों की जान बचा रहे थे। तो अपना अपना सोच है, हर जगह, हर समाज, हर तबके में अच्छे बुरे लोग हैं। सिर्फ सवाल ये है कि एक की वजह से पूरा तबका बदनाम होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों की मांगे मानी जाए, और अच्छा मुद्दा है आप लोगों का। नमस्कार।